नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और ये अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस अध्याय में से संभावना है कि 5 मार्क्स का आपका जो एक बड़ा क्वेश्चन है वो आने वाला है, और उसके लिए मैंने कुछ चुनिंदा प्रश्न यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं और उनके सॉल्यूशन में भी आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला है कि आंधी आने से पेड़ का एक भाग टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि उसका जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि एक पेड़ था, जैसे यहां पर एक पेड़ है और ये यहां से मान लीजिए टूट करके यहां गिर गया और ये भाग यहां से इसका जमीन को छूता है। इसमें ये कहा गया है कि ये जो कोण बनाता है, इसका जो शिखर था जो पहले यहां था अब यहां आ गया, ये कोण कितने डिग्री का बनाता है? ये बनाता है 30 डिग्री का कोण। 30 डिग्री का कोण, क्योंकि पेड़ जो है वो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज बन गई है, जिसमें ये जो भाग दिया गया है, टूटा हुआ भाग जहां से जमीन को छूता है, शिखर जहां से जमीन को छूता है, वो भाग इसके पाद बिंदु से यानी इसके बिल्कुल यहां से 8 मीटर की दूरी पर है। हमें क्या करना है? इस पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी मान लीजिए त्रिभुज बन गई है हमारी समकोण त्रिभुज ABC। इसमें हमें AC और AB को अगर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भाग है जहां से ये खड़ा भाग है और ये टूट करके नीचे गिर गया है, यानी जमीन को छूने लगा है, यहां से मुड़ गया है, ये पेड़ कितना बनेगा? AC प्लस में AB। तो हमें क्या करना है? समकोण त्रिभुज में AC और AB निकालनी है और उनको जोड़ देना है, तो वो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहां पर समकोण त्रिभुज कौन सी बन रही है? हमारी त्रिभुज बन रही है ACB में। ये जो ACB हमारी समकोण त्रिभुज बन रही है, इसमें यहां पर थीटा कितने डिग्री है? थीटा है 30 डिग्री। अच्छा, इसमें जो BC है भुजा वो दी गई है 8 मीटर। हम AC निकालते हैं सबसे पहले। AC, तो AC कितना रहेगा वो देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये करना है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको जो भुजा ज्ञात करनी हो उसको ऊपर रखें और जो दी हुई है उसको नीचे रखें। जैसे कि हमें AC निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? AC बाय BC। AC इसका क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? टेंजेंट। ये टेन कितने डिग्री? थीटा कितना है हमारा? 30 डिग्री। इसी प्रकार AC बटे BC कितना है? 8 है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो AC कितना आ जाएगा? AC इक्वल टू आएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/√3। तो ये हमारा क्या आया? AC आया है। अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? अब हम ज्ञात कर लेते हैं AB। इसका कर्ण है, और कर्ण, और ये क्या है? इसका आधार है। कर्ण बटे आधार। कर्ण बाय आधार होता क्या है? सीकेंट होता है। सीकेंट और डिग्री कितना? सीकेंट 30 डिग्री। थीटा हमारा 30 डिग्री है। अच्छा, AB को AB लेते हैं। BC कितना है? 8 है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 2/√3। 2/√3। तो AB इक्वल टू क्या आएगा? इसकी भी आर पार गुणा हो जाएगी, यानी 8 दूनी 16, 16/√3, इतने मीटर। ये भी क्या है? मीटर है। अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे हम। पेड़ की ऊंचाई वो कितनी आएगी? पेड़ की ऊंचाई आएगी AB प्लस में AC। AB हमारा कितना आया? 16/√3, और AC कितना आया? 8/√3। इसका एलसीएम लेते हैं, यह आएगा √3, और ये हो गया हमारा 16 और 24। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यह आएगा 8 गुणा √3 इंटू √3
3, यानी 8 3 24, और ये नीचे क्या है √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 8√3 मीटर। ये क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इजी ये सवाल है, इनको आप इस तरह से कर सकते हैं। जो भुजा आपको निकालनी है वो भुजा ऊपर रखिए, जो दिया हुआ है नीचे रखिए, अनुपात देखिए कि कौन सा अनुपात है, साइन है, कोस है, टेंजेंट है, और उसको इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला सवाल जो परीक्षा में संभावित है। उसके बाद हम एक और सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है, ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, एक मीनार है। मीनार आपको पता होना चाहिए कि मीनार इस तरह से खड़ी होगी और भूमि पर कोई बिंदु है, ये इससे 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो उन्नयन कोण है, यहां से जब ऊपर की ओर देखते हैं हम तो ये 30 डिग्री बनता है। आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये मीनार है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मान लेते हैं कितनी है, h मीटर है। इसको a लेते हैं, इसको b लेते हैं और इसको c लेते हैं। तो बच्चों माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया इसको h मीटर। अच्छा, अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में यहां पर देखिए थीटा कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। BC इसमें दिया हुआ है, कितना है, 30 मीटर है, और AB हमने मान लिया कितना है, h मीटर है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी h की वैल्यू निकालनी है हमें। h की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए, जैसे ये भुजा में निकाल ली, इसको ऊपर रखिए, AB बटे जो दिया हुआ उसको नीचे रखना है, BC इक्वल टू, ये होगा लंब, ये होगा आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट। कितने डिग्री, थीटा है हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आएगा। AB कितना है, AB हमने माना हुआ है h, BC कितना है 30, और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3। इसी प्रकार h की वैल्यू क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30/√3। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × √3 और ये नीचे क्या है √3, ये √3 से √3 कैंसिल, 10√3 मीटर। ये क्या आ जाएगी बच्चों, मीनार की ऊंचाई। तो ये है आपका दूसरा सवाल जिसमें हमने मीनार की ऊंचाई निकाली है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सम है वो इस तरह से है। अगले सम में क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है, मान लीजिए यहाँ पर ये भूमि है और ये ऊंचाई कितनी है इसकी, 60 मीटर। इसने क्या कहा है, पतंग की लंबी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया है। मान लीजिए ये बिंदु है और यहाँ पर बांध दिया है इसको, ये मानते हुए कि पतंग की डोरी में कोई ढील नहीं है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव है जो वो 60 डिग्री है। ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। हमें क्या करना है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई यानी ये जो लंबाई, ये पतंग थी, यहाँ पे ये पतंग थी और यहाँ पर ये उड़ रही थी, ये डोरी थी, और डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज में हमें क्या करना है, ABC में हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, AC ज्ञात करनी है। तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले आपको डायग्राम जो है वो बनाना बहुत आवश्यक है। वो जब आप बना लेंगे तो आपका जो आधा सवाल है वो हल हो जाएगा। AB दिया हुआ है। अच्छा, इसमें देखिए AB कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। थीटा कितना है, 60, सॉरी AB दिया हुआ है 60 मीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है AC। तो AC हमें ज्ञात करना है।
इसमें हम लिख सकते हैं कि ए सी जो भुजा निकालनी है उसको ऊपर रखिए, ए बी दिया हुआ है उसको नीचे रखिए। अब देखिए इसका जो अनुपात है वो क्या बनता है। ए सी हमारा क्या है, कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, लंब है। तो यहाँ पर ए सी बटे ए बी बटे ए सी होता तो वो साइन थीटा होता। साइन का जो विपरीत है वो क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट कितने डिग्री, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री। ए सी हमें पता नहीं है, ए बी कितना है, ए बी दिया हुआ है 60 मीटर। कोसिकेंट 60 की वैल्यू हमें देखनी है। कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3। 2/√3 2/√3 देखेंगे हम। अब देखिए ए सी इक्वल टू क्या आएगा, 60 इंटू 2/√3, या इसको निकाला जा सकता है कि ये हो गया 20 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 2/√3। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो जाएगा 40√3। ये क्या आएगी बच्चों, ये डोरी की लंबाई आएगी। तो ये हमारी डोरी की लंबाई। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने जो भुजा दी हुई है उसको ऊपर रखा, जो निकाल दी हुई उसको नीचे रखा, और जो निकालनी है उसको ऊपर रखा। आप इसका उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन ये इजी रहता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं जो एक्सपेक्टेड है। अगला सवाल, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि पर एक बिंदु है, मान लीजिए भूमि है, यहां पर एक बिंदु है, इसके ऊपर एक भवन है। इस भवन के शिखर पर लगे, ये शिखर, भवन के शिखर पर एक टावर लगाया हुआ है, और यहां भूमि पर एक कोई बिंदु है। यहां से इसके शिखर और तल के जो उन्नयन कोण है, ये तल का उन्नयन कोण है कितने डिग्री, 30 डिग्री, और ये बड़ा कोण जो बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। जब हम टावर के शिखर को देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है, और जब टावर के तल को देखते हैं तो वो 30 डिग्री बनता है। हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो कॉमन चीज है उसको निकाल लीजिए आप। अब दो त्रिभुजें बन रही है इसमें, समकोण, ये समकोण है, दो त्रिभुजें बन रही है, ए बी डी और ए बी सी। दो त्रिभुजों में कॉमन क्या है वो देख लीजिए आप। दोनों त्रिभुजों में जो आधार है यानी जो ए बी है वो कॉमन है। ये इस जो सवाल है इसकी की है, इससे ताला खुलेगा। कैसे, समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुजें हैं, त्रिभुज ए बी सी में, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहां पर ये दी हुई है 20 मीटर, भवन जो है वो 20 मीटर ऊंचा है, तो ये कितनी हुई 20 मीटर। ए बी निकाल लीजिए, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। अब यहां पर देखिए इसका थीटा कितना है, इसका थीटा है 30 डिग्री। अब ए बी हमें पता नहीं है, ए बी को ए बी रखेंगे, बी सी कितना है 20 है, और यहां पर ए बी बटे बी सी, ए बी है आधार और यह लंब, आधार बटे लंब क्या होता है कोट, कितने डिग्री 30 डिग्री। अब यहां पर कोट 30 डिग्री की वैल्यू देख लीजिए कितनी होती है, √3 होती है, √3। तो यहाँ ए बी बराबर क्या आएगा 20√3। तो यहाँ ये जो लंबाई आई है कितनी आई है 20√3। अब हम क्या करेंगे, अब बड़ी त्रिभुज लेंगे, इसको मान लेते हैं ये इसकी टावर की ऊंचाई जो है वो h है। माना टावर की ऊंचाई, इसको लिख भी देते हैं, माना टावर की ऊंचाई कितनी h मीटर। तो ये जो db आएगी, bd या db, वो होगी 20 + h मीटर। 20 ये थी, ये h होगी, 20 + h मीटर। अब समकोण त्रिभुज कौन सी लेंगे, दूसरी त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी ए बी निकाल लेते हैं। ए बी
बटे क्या करेंगे बी डी बराबर क्या आएगा, आधार बटे लंब कोट कितने डिग्री, थीटा इसमें कितना है 60 है, कोट 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ए बी को ए बी लेते हैं, ए बी को ए बी लिया हमने, या ए बी की वैल्यू हमने निकाली हुई है पहले 20√3, तो ए बी को लिया हमने 20√3 और हमारा जो बी डी है, बी डी कितना है 20 प्लस एच, बी डी हमारा क्या है 20 प्लस एच। ये देखिए कोट 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ पे आर पार गुणा करेंगे तो 20 इसके साथ करेंगे 20 प्लस एच इक्वल टू 20√3 इंटू √3, तो ये होएगा 20 प्लस एच बराबर ये हो जाएगा 20 और इसका 3 आएगा गुणा 20 3 60, एच बराबर क्या आएगा 60 माइनस 20 यानी 40 मीटर। तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, ये जो हमारा टावर है ये ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, बहुत इजी सम है ये, इनको अगर ध्यान से आप करते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। तो ये था हमारा, अगला सवाल देते हैं। एक और सवाल, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है, एक भवन है, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अच्छा दूसरा क्या है, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, ये 60 डिग्री है, भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री है, और सॉरी ये भवन है और ये मीनार है। अब जो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, और मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। इसने क्या कहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार है हमारी 50 मीटर ऊंची, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी। इसमें दो त्रिभुजें बनती है, दो समकोण त्रिभुजें बनती हैं, ए बी सी डी, ये देखिए यहाँ पर एक बन रही है ए बी ए सी, दूसरी बन रही है ए बी डी। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो आधार है वो कॉमन है, ये इस सवाल की चाबी है। कैसे निकालेंगे हम, हमें ये 50 दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं h, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई कितनी मानते हैं बच्चों, मान लेते हैं h मीटर, ये मान लिया हमने। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर दो हैं, त्रिभुज कौन सी लेंगे, ए बी सी, ए बी सी में, ए बी सी में। इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में ए बी निकाल लेते हैं, ए बी बटे क्या ले ए सी, ए बी बटे ए सी, आधार बटे लंब क्या आएगा कोट, कितने डिग्री 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री, ए बी बटे ए सी कोट 30 डिग्री, ए बी ए सी कितना h है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी h√3, इसको मान लेते हैं नंबर 1, हमारा जो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब त्रिभुज लेते हैं दूसरी, कौन सी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी, डी ए बी डी, ए बी डी में। अब ए बी डी में क्या है, ए बी डी में भी ए बी याद कर लीजिए, ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी आधार बटे लंब क्या आएगा कोट, कितने डिग्री, यहां पर कोट आएगा 60 डिग्री। ए बी को ए बी रखते हैं, और बी डी कितना है हमारा, बी डी है 50, कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3,
तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी 50/√3। ये समीकरण नंबर लेते हैं 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, ये भी ए बी की वैल्यू है h√3 और ये भी ए बी की वैल्यू 50/√3। तो दोनों को समीकरण 1 व 2 से हम कैसे करेंगे, h√3 बराबर है 50/√3। अब आर पर गुणा करेंगे, 3h बराबर आएगा 50, h बराबर 50/3। ये इतने मीटर जो है हमारी क्या आ जाएगी, ये आएगी भवन की ऊंचाई। तो ये सम है बच्चों, कुछ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो पेपर में संभावित हैं। थैंक यू। बच्चों एक क्वेश्चन 5 नंबर का सांख्यिकी वाले चैप्टर में से आना है, उसके कुछ महत्वपूर्ण सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करवाऊंगा और उम्मीद है कि उसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। 2 विधियां माध्य निकालने की, जैसे कि इसमें दिया गया कि दैनिक मजदूरी, यहाँ पर दैनिक मजदूरी दी गई, यहाँ पर मजदूरों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ ये FI है, XI निकालना है आपको। XI निकालने के लिए इसके जो मिड पॉइंट है यानी इसका जो बीच वाला बिंदु है वो निकालना है आपको, 100 और 120। मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, निम्नतम सीमा और अधिकतम सीमा वर्ग अंतराल की, और उसको 2 से भाग दे देना है। तो ये हुआ 220/2, तो ये क्या होगा 110। तो इसकी जो XI जो इसका आएगा पहले का वो क्या आएगा 110, यहाँ पे क्या आएगा 110। यहाँ पर फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ के और बटे में 2 करेंगे तो ये आएगा 130। उसके बाद 150, 170, 190, ये हमारा क्या है XI। अब हम FI XI निकालेंगे, FI XI निकालने के लिए इसकी और इसकी गुणा करनी है। तो जैसे इसकी गुणा करते हैं 12 0 0 1320 1820 2000 1020 और ये हो गया 1900। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक निकालेंगे सिग्मा FI और यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा FI XI। तो सिग्मा FI XI का मतलब है इसका जोड़, पूरे का जोड़ करेंगे, 0 2 2 4 और 2 6 3 8 11 और 9 20 2 3 4 6 7 8 8060। ये सिग्मा FI XI आया हमारा। अब माध्य निकालने के लिए x बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। सिग्मा FI हमारा कितना है 50। तो ये जो हमारा आया था 8060, इसके नीचे क्या करेंगे 50 बांट देंगे, 5 एकम 5 और 10 5 एकम 5 5 10। ये हमारी जो वैल्यू आएगी इतने रुपए, वो दैनिक माध्य मजदूरी होगी। इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं। x बार का मतलब है कि ये जो आपकी सीरीज है, ये जो है इसका माध्य क्या होगा, औसत क्या होगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं, उसमें पद विचलन विधि देखते हैं। ये डायरेक्ट मेथड था। अब हम पद विचलन नहीं करेंगे, पद विचलन आपके सिलेबस में नहीं है। आपको कल्पित माध्य विधि से अगला सवाल समझाता हूँ, तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद है कि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो आंकड़ा है वो ये है, बच्चों के दैनिक जैव खर्च दिए गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे दैनिक जैव खर्च
और यहाँ है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। यहाँ पर है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। उसके बाद यह है 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F5 4। यहाँ पर हमें F की वैल्यू निकालनी है। माध्य हालांकि इसमें दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 18। अगर माध्य 18 हो तो हमें क्या करना है, इस F की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, xi निकालेंगे, fi है, यहाँ पर क्या करेंगे, xi निकालेंगे। 11 और 13 24, और 24 को 2 से भाग देंगे 12 आएगा, 13 15 28, 14 आएगा, फिर 16 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा, और ये 20 आएगा, ये 22 आएगा, और ये है 23 से 25 यानी 24 आएगा। हमारे पास सिग्मा xi भी हमारा हो गया। अब हम इसमें से a मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं कि 18 हमारा क्या है, a है, यानी कल्पित माध्य है। अब क्या करना है आपको, अब सिग्मा di निकालते हैं। di क्या होता है, x माइनस a होता है। तो 12 में से 18 घटाएंगे, कितने आएंगे, माइनस के 6, 14 में से 18 घटाएंगे, माइनस के 4, माइनस के 2, 0, 2, 4, 6। ये हमने इसको मान लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये दिक्कत आएगी कि 0 आ जाएगा, चलो कोई नहीं, फिर भी यहाँ पर जो सिग्मा, अब हम करते हैं fi di, अब fi और di मल्टीप्लिकेशन करने, 7 छक्के 42, माइनस के 6 चौके 24, माइनस के 9 दूनी 18, माइनस के 18, 13 0 0, f और 2 की मल्टीप्लिकेशन 2f, 4 5 20, और 4 छक्के 24। अब हम सिग्मा fi di ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 24 प्लस के हैं, 24 माइनस के हैं, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2f बचते हैं, और ये माइनस के 42 से प्लस के 20 हैं, तो ये बच जाएंगे 22 बच जाएंगे, 2f माइनस 22, लेकिन 18 भी है, 2f 42 और 18 60 हो गए, और ये 20 है, माइनस के 40 बचेंगे। हमारा सिग्मा fi di क्या आया, 2f माइनस 40, 2f माइनस 40। अब यहाँ हम इसको करते हैं 2f माइनस 40। तो x बार क्या होता है, a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। a कितना माना था हमने, 18, ये 18 ही था, 18 प्लस सिग्मा fi di कितना आया, 2f माइनस 40, और सिग्मा fi कितना है, सिग्मा fi, सिग्मा fi था हमारा 7 6 9 9 18 और 13 31 और 36 और 40, 40 प्लस f, 40 प्लस f। अब इसको इधर ले आते हैं, तो ये 18 से 18 कैंसिल हो, 0 आ जाएगा, 0 बराबर 2f माइनस 40 बटे 40 प्लस f। इसको इधर ले जाते हैं, 40 प्लस f बराबर, ये इसकी मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, 2f माइनस 40 बराबर 0, 2f बराबर 40, f बराबर 40 बटे 2, यानी क्या आएगा बच्चों, 20 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है।
तो ये जो विधि है सिग्मा एफ आई डी आई के नीचे हम सिग्मा एफ आई से भाग करते हैं और ए को प्लस करते हैं, इसको कहा जाता है कल्पित माध्य विधि। तो बच्चों ये दो विधियां आपको करनी है माध्य निकालने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डायरेक्ट जो मेथड है उसमें आपको क्या करना है, सीधा सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है, एफ आई से भाग देना है, माध्य निकल जाता है। या फिर माध्य को एक कल्पित माध्य मान लीजिए, फिर इसको एक्स में से घटा दीजिए ए को, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिग्मा एफ आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सिग्मा निकाल लीजिए और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये दो मुख्य विधियां हैं और यही पेपर में आने की संभावना है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अब हम आपका जो वृत्त वाला चैप्टर है, चैप्टर 10, इसका क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। प्यारे बच्चों, बहुत सारी हो सकती हैं, असीमित हो सकती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर काटती है, तो एक ही बिंदु पर काटती है स्पर्श रेखा। उसके बाद वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जीवा। वो वृत्त की क्या होती है, जीवा होती है। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं अनेक हो सकती हैं बच्चों, बहुत सारी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त के ऊपर। उसके बाद वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम कहते हैं बच्चों स्पर्श बिंदु। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा के बिंदु क्यू पर इस प्रकार है कि ओ क्यू बराबर 12, यानी एक पी क्यू जो है वो स्पर्श रेखा है, और क्यू को जब हम मिलाते हैं तो 12 सेंटीमीटर आती है, और पी ओ यानी जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी, 5 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पी क्यू की लंबाई। पी क्यू की लंबाई यानी एक त्रिभुज बनती है, जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कौन सी त्रिभुज हुई बच्चों, ये त्रिभुज होगी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हमें मान लीजिए ये लंब है, ये वाला लंब है और ये आधार है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण और लंब दिए हुए हैं, आधार ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको हल कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 25 119। एक वृत्त की रचना कीजिए और एक दी हुई रेखा के समांतर एक ऐसी रेखा खींचिए जो उनमें से स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो इसमें एक वृत्त लेना है आपको, वृत्त की छेदक रेखा खींचनी है, उसके समांतर एक स्पर्श रेखा और एक नीचे एक और रेखा खींचनी है। कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और Q की केंद्र से दूरी 25 है। इसमें आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वही सवाल है ये, इसमें पाइथागोरस आपको प्रमेय लगाना है और ये हल हो जाएगा। अब यहाँ पर POQ ये सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से करना है आपको। यहाँ पर ये जो एंगल दिया गया है 110 डिग्री का दिया गया है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये एक चतुर्भुज बनता है। ये देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज है, टोटल एंगल का जोड़ इनका कितना होता है, 360 होता है। 110 ये हो गया, 90 और 90 ये हो गए, तो 110 ये संपूरक कोण होते हैं एक दूसरे के, यानी 180 में से आपको क्या करना है, अगर इस तरह के सवाल आए तो 180 में से 110 को आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 70 डिग्री। कुछ ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PAB 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA ज्ञात करना है, POA ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दिया हुआ है 80 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो ये जो सामने वाला होगा कितने डिग्री का होगा, 100, और ये इसका आधा होगा तो कितना होगा, 50। तो यहाँ पर ये आप ज्ञात कर सकते हैं। ये सिद्ध करना है, सिद्ध को छोड़िए एक बार। यहाँ पर बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये जो बिंदु है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका यूज़ करेंगे और इसको हल कर लेंगे। जो हम कर रहे हैं गणित विषय के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन, इसमें सॉल्यूशन भी है,
साथ में हम देखेंगे कि इनको हल कैसे करना है। मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो यहाँ पर 2/3 गुनी का मतलब क्या है कि वो जो त्रिभुज होगी, क्योंकि एक से छोटी संख्या है, ये एक से छोटी भिन्न है, तो जो त्रिभुज बनेगी वो छोटी बनेगी। सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्ट करनी है एक त्रिभुज जिसमें आपको ये लेनी है ए सी जो है लेनी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलना है, इधर से 4 खोलना है, जहाँ पर ये कट करे वहाँ पर आपको क्या करना है, मिला देना है, तो एक त्रिभुज बन जाएगी। उसके बाद आपको 2/3 में जो हर है यानी जो 3 है, 3 एक न्यून कोण बनाना है यहाँ पर इस भुजा के साथ, और इस पे 3 हिस्से काट देने हैं बराबर। 3 हिस्से काटने के बाद ये वाला जो हिस्सा है इसका, इसको ऐसे मिलाना है और फिर क्या करना है, इसी के समांतर ये जो आपकी रेखा है इसी के समांतर एक रेखा खींच देनी है यहाँ पर, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है और ये आपकी त्रिभुज बन जाएगी। ये आपका क्या बनेगा, सी डैश पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे सी डैश पॉइंट आ जाएगा। सी डैश पॉइंट आने के बाद आपको इसके समांतर एक रेखा और खींचनी है जो आपकी ए डैश पॉइंट पे जा कर के मिलेगी और ए डैश और सी डैश को आपको मिला देना है। ये आपके अभिष्ट त्रिभुज होगी, फिर इसकी रचना लिखनी है आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसकी अगली प्रश्नावली में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रश्नावली है आपकी, कौन सी प्रश्नावली, 11.2। इसमें क्या करना है, आपको एक वृत्त खींचना है और फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा युग्म खींचने के लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करने हैं, बहुत इजी होता है ये। मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, ये इसका केंद्र है और इस केंद्र से यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए इसकी लंबाई भी दी हुई है आपको, 6 सेंटीमीटर दूर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको इस बिंदु से यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। इस वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, स्पर्श रेखा युग्म खींचना है तो 2 स्पर्श रेखाएं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है, मान लीजिए रेखा दी हुई है ए बी, बी केंद्र है वृत्त का, ये बिंदु है जहाँ से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो आपको क्या करना है, ए बी का लंब समद्विभाजक खींचना है, यानी यहाँ पर आधा प्रकार खोल के यहाँ चाप लगानी है, जिस प्रकार से आप किसी रेखा को आधा करते हैं, फिर इधर रख के ये वाला, फिर इसको मिला देना है। जहाँ पर ये काटे वहाँ से एक वृत्त खींचना है जो केंद्र से होकर भी जाए, यानी इसको व्यास मानते हुए बी को एक वृत्त खींचना है। जहाँ पर ये वृत्त जो है दूसरे वृत्त को काटता है, यहाँ और यहाँ, इन बिंदुओं को ए बिंदु से मिला देना है। तो ये आपका जो स्पर्श युग्म होगा ये अभीष्ट हो गया। यानी आपको क्या करना है, जहाँ पर दोनों वृत्त काट रहे हैं वहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो बहुत इजी होता है ये, अगर वृत्त के ऊपर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म खींचना होता है। फिर इसके जैसे जैसे आपने जो कुछ भी इसमें किया है वो रचना लिखनी है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और लंबाई मापिए। तो बच्चों इसमें भी कोई खास बात नहीं है, सकेंद्रीय वृत्त है 2। सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं, जिनका केंद्र जो है वो एक हो। सकेंद्रीय वृत्तों में केंद्र जो होता है वो एक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए 2 सकेंद्रीय वृत्त है, एक ये बड़ा वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा वृत्त है, इनका केंद्र जो है वो एक है। आपको इस बिंदु पर स्थित इस वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से आपको इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर कोई बिंदु से इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इसका वही लंब समद्विभाजक खींचना है। खींचने के बाद यहाँ पर कार रखा और एक और वृत्त इसको व्यास मानते हुए खींचना है और यहाँ से इसको और इसको आपको मिला देना है। तो ये इस तरह से आप इसकी रचना कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए
एक 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल के आपको एक वृत्त खींचना है। उसके बाद इसके किसी भी बढ़ाए गए व्यास, इसका व्यास जो है उसको बढ़ा लीजिए आगे। केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो P और Q बिंदु लीजिए। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर दो बिंदु लेने हैं P और Q, और दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो कुछ नहीं, दोनों साइड में आपको लंब समद्विभाजक खींचना है और दोनों साइड से आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मान लीजिए ये सवाल है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है। आपको ये 6 सेंटीमीटर है। BC 8 सेंटीमीटर है। BC ये वाली 8 सेंटीमीटर है। और एंगल B 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है कितने, 90 डिग्री है। तो बच्चों बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। BCD, ये B है, ये आपका B है, ये C है और ये D है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। अब ये D क्या है, BC से AC पर लंब है D, ये लंब खींचा गया है। तो आपको क्या करना है कि A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो A बिंदु O बिंदु से कितना दूर है, पहले तो वो देखना। A और O को मिलाएंगे। पहले क्या करेंगे, A और O को मिला देंगे। A और O को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका वही लंब समद्विभाजक खींचेंगे, इसको मिलाएंगे और ये इसको व्यास मानते हुए वृत्त खींच देंगे, और फिर जहाँ पर ये काटेगा वहाँ से इसको स्पर्श रेखाएं खींच देते हैं। तो ये है आपका सवाल। उसके बाद किसी चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए। तो एक एक्टिविटी टाइप का सवाल है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो है वो आपको स्पर्श रेखा खींचने के लिए कहा जा सकता है। तो वो उसके लिए तैयार रहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक वृत्त खींचना है, बाहर एक बिंदु लेना है, केंद्र को इससे मिलाना है, फिर इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक जहाँ पर इसको कट करे वहाँ से आपको इसको व्यास मानते हुए दूसरा वृत्त खींचना है। जहाँ पर ये वृत्त दूसरे वृत्त को कट करता है वहाँ से आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी है। कुछ ज़्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है, बड़े इजी सम है ये। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो अपनी चैप्टर है उसके ऊपर। अगला जो हमारा चैप्टर है वो देख लेते हैं। अगला जो चैप्टर है वो हमारा रहेगा सर्कल्स। बच्चों इसमें भी कुछ यहाँ पर रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो बहुत सारी स्पर्श रेखाएं, असीमित रेखाएं हो सकती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसे प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद बच्चों, अब हम जो MCQs हैं, ये क्वेश्चन बैंक जो है वो तैयार किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और लगभग उम्मीद यही है कि इसी में से क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। ये नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो MCQs हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की। बच्चों सबसे पहले पूछा गया बहुपद की घात क्या है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहा जाता है। सबसे बड़ी घात, ये आपको याद रखना है, उसको बहुपद की घात कहा जाता है। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप है वो क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद। यहाँ पर आपको त्रिघात यानी AX का क्यूब, BX का स्क्वायर, CX की पावर 1 यानी CX, और प्लस में D, ये इसकी जो है वो व्यापक रूप होता है। उसके बाद रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। रैखिक बहुपद, उसका आलेख कैसा होता है, एक सीधी रेखा होती है। इसके अलावा आपको देखना है कि अल्फा बीटा गामा किस भाषा के शब्द हैं। अल्फा बीटा गामा यूनानी भाषा के शब्द हैं बच्चों, ये याद रखना है आपको, यह है यूनानी भाषा।
उसके बाद घात 1 के बहुपद को क्या कहा जाता है? तो रैखिक बहुपद होता है ये, अभी हमने पढ़ा था इसको। ये कौन सा बहुपद होता है? रैखिक होता है। उसके बाद है दो घात के बहुपद को क्या कहा जाता है? उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। त्रिघात, जिसकी 3 घात हो उसको त्रिघात कहा जाता है। उसके बाद द्विघात बहुपद ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला हुआ या नीचे की ओर खुला है। इन वक्रों को, अगर द्विघात बहुपद है, ऊपर की ओर खुला है या नीचे की ओर खुला है, तो इस प्रकार के जो बहुपद है उनको पैराबोलास कहा जाता है। परवलय कहते हैं हिंदी में इसको, ये मैं देख रहा था, इसको कहा जाता है परवलय। ये नाम आपको याद रखना है। ये जो ग्राफ होता है ऐसे 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 जाता है, इसको क्या कहा जाता है? परवलय कहा जाता है। आगे है घात n के बहुपद का ग्राफ x एक्सिस को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं? शून्य भी इतने ही हो सकते हैं जितनी बार ये काटता है, यानी n आएगा इसका आंसर। उसके बाद घात 3 के बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य को हो सकते हैं? 3 घात का बहुपद है तो जितने घात होंगे उतने ही शून्य को हो सकते हैं अधिकतम, तो 3 आएगा आंसर। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करने की विधि को क्या कहा जाता है? विभाजन विधि कहा जाता है इसको। इसको क्या कहेंगे हम? विभाजन विधि। ये क्या आएगा इसका? विभाजन विधि। उसके बाद भाज्य इक्वल टू भाजक प्लस भागफल, प्लस नहीं, भाजक इंटू भागफल, और प्लस में क्या आएगा? रिमाइंडर या फिर शेष फल जो आता है उसको प्लस करते हैं। उसके बाद कौन सा बहुपद नहीं है? तो -7 है क्योंकि कांस्टेंट दिया हुआ है इसमें। y² प्लस √2 ये भी है क्योंकि y द्विघात बहुपद है ये। उसके बाद √x, ये रूट वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो x है या जो वेरिएबल है उसकी जो घात है वो एक पूर्णांक होनी चाहिए, यानी x की घात जो है वो एक पूर्णांक होनी चाहिए। आगे है फाइंड द जीरोस, जीरो निकालने हैं। तो जीरो निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जीरो निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड कर सकते हैं आप। बहुत सारे तरीके हैं शून्य इसके जीरो निकालने के। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो बच्चों गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे सवाल था ये 6x² माइनस, ये है आपका 6x² माइनस 7x और -3, 6x² माइनस 7x -3, 6 18, 18 के ऐसे टुकड़े करने की 7 आए तो कितने हो सकते हैं? 9 दूनी। तो देखो 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3, इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 3x कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा 2x -3 और यहाँ रहेगा 1, तो यह आएगा 1/3 और 3/2, ये 2 इसके शून्य का आएंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि 1/3 और 3/2 कौन से में आता है। तो यहाँ पर इसका पहला ही ऑप्शन ठीक लग रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये आएगा। इसके शून्य भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, 18वां भी ऐसे ही होगा। ये शून्य के निकालने आप गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। शून्यकों का योग ज्ञात करना है बच्चों। शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए आपको -b/a ज्ञात करना है। तो -b इसमें क्या है? -7/1 आ जाएगा। और गुणनफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? गुणनफल निकालने के लिए आपको करना पड़ता है c/a। तो अगर आप में 21वें सवाल में आपको इसके गुणनखंड निकालने हो तो c क्या है? -8 और a क्या है? 1, तो -8 आएगा इसका।
चलिए आगे चलते हैं। कौन सा इसमें से बहुपद है? बहुपद है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला नहीं है, क्योंकि 1/x है, ऊपर ले जाएंगे तो x-1 हो जाएगा, x की पावर। तो बहुपद इसमें रहता है ये वाला, यानी इसका डी जो पॉइंट है वो बहुपद रहेगा। एक बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पर आपको इसको काउंट करना है कि x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो ये काट रहा है 3 बार, तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद ये कितनी शून्यकों की संख्या, तो इसमें भी आपको 1 2 3 और 4 बार ये काट रहा है, तो इसका आंसर 4 रहेगा। शून्यकों की संख्या, क्योंकि ये x एक्सिस को नहीं काट रहा है इसलिए 0 इसके शून्यकों की संख्या रहेगी। एल्फा बीटा और गामा क्या रहेगा इसका? एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है स्टैंडर्ड, और इसके अल्फा बीटा और गामा तीनों की गुणनफल ज्ञात करने हैं हमें। तीनों के गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों के इसमें आपको क्या करना है? -d/a, -d/a। इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर 4 पद दिए हुए बहुपद के, वहाँ पर -d/a। शून्यक ए बी हैं, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी? तो -c/a आपको करना है, तो -5/a कितना? 1, तो -5 आएगा। उसके बाद रैखिक बहुपद कौन सा है? तो रैखिक बहुपद ये द्विघात है, ये द्विघात है, ये द्विघात है, त्रिघात है, तो ये जो है वो रैखिक बहुपद है। जहाँ पर सबसे बड़ी घात एक हो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। उसके बाद एक द्विघात बहुपद के मूलों के योग और गुणनफल दोनों दिए हुए हैं, तो इसको ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं c/a और b/a करके, तो जहाँ पर ये आए 2 आए -b/a करने पर वो आपका सही रहेगा। शून्य दिया हुआ है, जोड़ ज्ञात करना है, कर सकते हैं आप। अल्फा बीटा 33 में देखते हैं। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्य को, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? -b/a। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। इसके शून्य क्या है? x² -11 दिया हुआ है, x² -11, तो आप क्या करेंगे? x + 11 सॉरी √11 और x - √11, तो ये इसके शून्य हो जाएंगे। क्या होंगे? माइनस और प्लस √11, ये इसका आंसर आएगा। शून्य क्या होगा ax + b का? तो ax + b, शून्य निकालने के लिए ax + b बराबर 0 रखिए, ax बराबर -b रखिए, x बराबर -b/a रखिए, ये आएगा। तो ये इसका -b/a। द्विघात बहुपद क्या होगा? शून्यक दिए हुए हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हुए हैं, तो ये थे बहुपद। अब हम चलते हैं जो लीनियर इक्वेशन है, जो रैखिक समीकरण है, उनकी ओर। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण उदाहरण देखना है हमें। 2 चर, तो चर देखने की कितने हैं इसमें? कितने? 1 2 3, तो ये नहीं है। इसमें 2 हैं, ये 2 हैं। ये देखिए समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, तो इसका जो उदाहरण रहेगा वो ये वाला रहेगा, सी। कौन सा उदाहरण नहीं है रैखिक समीकरण का? तो पहला तो है ही नहीं, क्योंकि समीकरण ही नहीं है वो। दूसरा दूसरा है, दूसरा रैखिक समीकरण का उदाहरण है। हमें नहीं है निकालना था, तो नहीं है तो पहला ही आएगा इसमें, नहीं तो। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ग्राफ पेपर के ऊपर अगर 2 समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अगर ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, वो जो ग्राफ है वो इस तरह से समांतर चले जाते हैं, तो ये नहीं मिलेंगे कहीं भी। तो इसी ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोई हल नहीं। और अगर जो ग्राफ है दोनों के वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से
अनेक हल होते हैं। तो ये पहली स्थिति क्या थी, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों तो एक अद्वितीय हल, रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो कोई हल नहीं, संपाती हो तो अनेक हल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। A1 बाय A2 बाय इक्वल टू B1 बाय B2 C1 बाय C2 हो तो क्या होता है। तो बच्चों ऐसी स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अगर A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 बराबर नहीं है C1 बाय C2 तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होगा। अगर A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय बराबर नहीं है B1 बाय B2 तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होता है बच्चों। आगे है A1 बाय A2 B1 बाय B2 C1 बाय C2। अगर ऐसी स्थिति है तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी फिर संपाती रेखाएं, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे ऐसी स्थिति में। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। संपाती रेखाएं मतलब A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2, ये ध्यान में रखना है। तीन एक्स माइनस 2y इक्वल टू 5 दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये, क्योंकि रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण हमेशा स्ट्रेट लाइन को शो करता है, ये ध्यान में रखना है आपको। रैखिक समीकरण स्ट्रेट लाइन को शो करेगा।